हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 2500 साल पहले, जब दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी, तब भी कोई इंसान ये सोच रहा था कि एक अच्छा देश कैसा होना चाहिए, एक अच्छा नेता कैसा होता है, और क्यों कुछ देश तरक्की करते हैं और कुछ बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान दार्शनिक अरस्तू और उनकी किताब पॉलिटिक्स की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये राजनीति की, समाज की और एक बेहतर इंसान बनने की पहली सीढ़ी है। आज के दौर में जहां हर तरफ राजनीति की बातें होती हैं, जहां हमें लगता है कि सब कुछ कितना उलझा हुआ है, वहां अरस्तू के विचार एक रोशनी की तरह हैं। वो हमें बताते हैं कि राजनीति का असली मकसद सत्ता पाना नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर इंसान खुश रह सके और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि हमने अरस्तू के गहरे विचारों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो हमारी आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे आराम से बीच बीच में ब्रेक लेकर पूरा सुन सकें। यकीन मानिए, इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद आपका दुनिया को और अपने समाज को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर अरस्तू के साथ और समझते हैं कि राजनीति आखिर है क्या। अध्याय नंबर 1, इंसान एक राजनीतिक जानवर क्यों है? समाज और देश की शुरुआत। चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और मजेदार सवाल से करते हैं। अरस्तू ने कहा था कि इंसान यानी हम और आप एक राजनीतिक जानवर हैं। अब यह सुनने में कुछ अजीब लग सकता है कि जानवर और वो भी राजनीतिक। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम जानवरों की तरह संघर्ष करते हैं या हमारे अंदर कोई जानवर छिपा है? नहीं मेरे दोस्त, अरस्तू का मतलब इससे कहीं अधिक गहरा था। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सोचते हैं। कल्पना कीजिए एक इंसान की जो बिल्कुल अकेला है, एक सुनसान द्वीप पर। उसके पास खाने पीने की हर चीज है, रहने के लिए अच्छी जगह है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल अकेला है। क्या वो खुश रह पाएगा? शायद कुछ दिन, कुछ महीने, लेकिन धीरे धीरे उसे किसी से बात करने की, अपने सुख दुख बांटने की, किसी के साथ हंसने रोने की जरूरत महसूस होगी। उसे लगेगा कि उसका जीवन अधूरा है। क्यों? क्योंकि इंसान की बनावट ही ऐसी है कि वो अकेले खुश नहीं रह सकता। हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए ही बने हैं। अरस्तू यही बात समझाना चाहते थे। जब वो कहते हैं राजनीतिक जानवर, तो उनका मतलब है कि इंसान स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। हमारी प्रकृति ही हमें एक साथ मिलकर एक समाज, एक पोलिस या शहर राज्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक मधुमक्खी अकेले शहद नहीं बना सकती, उसे पूरे छत्ते की जरूरत होती है, वैसे ही एक इंसान अकेले अपना पूरा विकास नहीं कर सकता, उसे एक समाज की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे कि समाज की जरूरत तो ठीक है, लेकिन इसमें राजनीति कहां से आ गई? यहीं पर अरस्तू का असली जादू शुरू होता है। वो कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे, तो उनके बीच कुछ नियम कायदे भी बनाने होंगे। कौन क्या काम करेगा? अगर किसी के बीच विवाद हो गया, तो उसका फैसला कौन करेगा? सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? सबके भले के लिए क्या काम किए जाने चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब ही तो राजनीति है। राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है, जैसा कि आजकल कुछ लोग मानते हैं। अरस्तू के लिए राजनीति वो कला है, वो विज्ञान है, जो एक समाज को सही तरीके से चलाने के लिए जरूरी है। ये वो तरीका है जिससे हम सब मिलकर ये तय करते हैं कि हमें एक साथ कैसे रहना है। तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना एक परिवार। एक पुरुष और एक स्त्री साथ आए, बच्चे हुए, एक परिवार बना। ये सबसे छोटी और सबसे प्राकृतिक इकाई है। परिवार में हर कोई अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन क्या एक परिवार अपनी सारी जरूरतें खुद पूरी कर सकता है? क्या वो अपने लिए वस्त्र, औजार, सुरक्षा सब कुछ खुद ही बना सकता है? नहीं। इसीलिए कुछ परिवार साथ आए और उन्होंने मिलकर एक गांव बनाया। गांव में कोई किसान था, कोई लोहार, कोई बई, सब मिलकर एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने लगे। गांव परिवार से एक कदम आगे था। यहां जीवन कुछ और बेहतर और सुरक्षित हो गया। लेकिन क्या गांव में सब कुछ था? क्या गांव विशाल खतरों से, जैसे किसी बाहरी हमले से, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता था? क्या वहां पर न्याय और व्यवस्था के लिए मजबूत नियम थे? शायद नहीं। यहीं पर जरूरत महसूस हुई एक विशाल और अधिक संगठित इकाई की,
जिसे अरस्तु ने पोलिस या शहर राज्य कहा। आज की भाषा में हम इसे एक देश या राष्ट्र कह सकते हैं। ये जो देश या राज्य है, ये सिर्फ सुरक्षा या जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बना। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का असली मकसद है एक अच्छा जीवन प्रदान करना, एक ऐसा जीवन जहां इंसान सिर्फ जिंदा ना रहे, बल्कि अपनी कला, अपनी बुद्धि, अपनी नैतिकता यानी अपनी इंसानियत का पूरा विकास कर सके। एक परिवार हमें जन्म देता है, एक गांव हमें जीना सिखाता है, लेकिन एक राज्य या देश ही हमें एक अच्छा और संपूर्ण जीवन जीने का मौका देता है। इसीलिए अरस्तु के लिए राज्य सबसे ऊपर है। वो कहते हैं कि राज्य परिवार या व्यक्ति से पहले आता है। अब आप कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? हम तो पहले पैदा होते हैं, राज्य तो बाद में बनता है। यहां अरस्तु का मतलब समय से नहीं, बल्कि महत्व से है। जैसे हमारा पूरा शरीर हमारे हाथ या पैर से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथ या पैर का अस्तित्व तभी है जब शरीर है। उसी तरह एक व्यक्ति का असली विकास और अस्तित्व तभी संभव है जब वो एक अच्छे राज्य का हिस्सा हो। बिना राज्य के इंसान या तो जानवर जैसा बन जाएगा या देवता जैसा, लेकिन वो इंसान नहीं रह पाएगा। उसे या तो किसी नियम की जरूरत नहीं होगी या वो सारे नियम खुद बना लेगा। लेकिन हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की और एक व्यवस्था की जरूरत है। तो अगली बार जब कोई कहे कि राजनीति से दूर रहो, तो याद रखिएगा कि अरस्तु के अनुसार राजनीति से दूर रहने का मतलब है अपनी इंसानियत के एक बहुत मुख्य हिस्से से दूर रहना। हम सब स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी हैं और एक बेहतर समाज बनाना हमारी सबसे प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक समाज तो बन गया, पर उसे चलाएगा कौन? क्या परिवार का मुखिया ही पूरे देश का मुखिया बन जाएगा? क्या परिवार चलाने के नियम और देश चलाने के नियम एक जैसे होते हैं? अरस्तु इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि एक घर चलाना और एक देश चलाना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। क्यों और इन दोनों में क्या फर्क है? इस गहरे राज को हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, घर का राजा और देश का राजा, क्या दोनों एक हैं? पिछले अध्याय में हमने ये समझा कि इंसान अकेले नहीं रह सकता और एक बेहतर जीवन के लिए उसे एक समाज या राज्य की जरूरत होती है। हमने ये भी जाना कि कैसे परिवार से गांव और गांव से राज्य का विकास हुआ। अब यहां एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, जिससे अरस्तु के समय के महान महान विचारक भी जूझ रहे थे। सवाल यह था कि क्या एक राज्य को चलाना एक परिवार को चलाने जैसा ही है? क्या जो गुण एक अच्छे परिवार के मुखिया में होते हैं, वही गुण एक अच्छे राजा या शासक में भी होने चाहिए? बहुत से लोगों का, जिनमें महान विचारक प्लेटो भी शामिल थे, मानना था कि हां, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। एक राजा भी तो अपनी प्रजा का पिता समान ही होता है। जैसे एक पिता अपने परिवार की भलाई के लिए फैसले लेता है, वैसे ही एक राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए फैसले लेता है। लेकिन अरस्तु को यह बात बिल्कुल नहीं जमी। उन्होंने कहा, रुकिए, ये इतनी सीधी बात नहीं है। एक घर चलाना और एक देश चलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस फर्क को समझने के लिए अरस्तु हमें घर के अंदर झांकने के लिए कहते हैं। एक पारंपरिक यूनानी घर में मुख्य रूप से 3 तरह के रिश्ते होते थे। पहला, पति और पत्नी का रिश्ता, दूसरा, पिता और बच्चों का रिश्ता, और तीसरा, मालिक और दास का रिश्ता। अरस्तु कहते हैं कि इन तीनों रिश्तों में जो अधिकार और शक्ति का संतुलन है, वो बिल्कुल अलग अलग है। एक पति का अपनी पत्नी पर जो अधिकार है, वो एक संवैधानिक शासक जैसा है। मतलब वो मुखिया तो है, लेकिन दोनों लगभग बराबर हैं और मिलकर फैसले लेते हैं। एक पिता का अपने बच्चों पर जो नियंत्रण है, वो एक राजा जैसा है। बच्चे पिता की बात मानते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, नासमझ हैं, और पिता उनके भले के लिए ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये अधिकार हमेशा के लिए नहीं है। जब बच्चे सयाने हो जाएंगे तो ये रिश्ता बदल जाएगा। और तीसरा, एक मालिक का अपने दास पर जो अधिकार है, वो एक तानाशाह जैसा है। यहां दास के पास कोई अधिकार नहीं है, उसे सिर्फ मालिक की आज्ञा का पालन करना है। अरस्तु के समय में दास प्रथा एक सामाजिक सच्चाई थी और उन्होंने इसका विश्लेषण अपने समय के हिसाब से किया था। अब अरस्तु कहते हैं कि आप खुद सोचिए, एक शासक का अपनी प्रजा के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए? क्या वो एक पति की तरह अपनी प्रजा को बराबर का समझे, या एक पिता की तरह उनका तब तक ख्याल रखे जब तक वो समझदार ना हो जाएं, या फिर एक मालिक की तरह उन पर तानाशाही करे? अरस्तु कहते हैं कि एक देश का शासक न तो एक मालिक की तरह तानाशाह हो सकता है और न ही एक पिता की तरह हमेशा के लिए राजा। क्यों? क्योंकि राज्य में रहने वाले लोग यानी नागरिक बच्चे नहीं हैं,
वो स्वतंत्र और बराबर के लोग हैं, वो दास भी नहीं हैं। इसलिए एक राजनेता या शासक का शासन इन दोनों से बिल्कुल अलग होता है। वो ऐसे लोगों पर शासन करता है जो आजाद हैं और उसके बराबर हैं। इसीलिए देश चलाना घर चलाने से कहीं अधिक मुश्किल और अलग काम है। घर में आप प्यार और अधिकार से काम चला सकते हैं, लेकिन देश चलाने के लिए आपको कानून, न्याय और सबकी सहमति की जरूरत होती है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए अरस्तु एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि घर का उद्देश्य होता है रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना और वंश को आगे ले जाना, जबकि राज्य का उद्देश्य है एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करना, जहां नैतिकता, न्याय और खुशी हो। घर का दायरा छोटा और निजी होता है, जबकि राज्य का दायरा विशाल और सार्वजनिक होता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए जो फैसला लेता है, वो शायद दूसरे परिवार के बच्चों के लिए सही ना हो, लेकिन एक शासक को ऐसे कानून बनाने होते हैं जो पूरे राज्य के सभी नागरिकों के लिए सही और न्यायपूर्ण हो। इसीलिए जो व्यक्ति एक बहुत अच्छा मैनेजर या परिवार का मुखिया है, जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा राजनेता भी बन सके। राजनेता बनने के लिए एक अलग तरह की समझ और काबिलियत चाहिए। उसे ये समझना होगा कि वो बराबर के लोगों पर शासन कर रहा है और उसका काम हुक्म चलाना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है, ताकि सब मिलकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। तो अरस्तु ने यह साफ कर दिया कि राजनीति कोई घरेलू चीज नहीं है। ये एक अलग और गंभीर विषय है। ये स्वतंत्र और बराबर के नागरिकों के बीच का संबंध है। लेकिन अब यहां से एक और भी अहम सवाल उत्पन्न होता है। अगर राज्य स्वतंत्र और बराबर के लोगों से बनता है, तो ये नागरिक आखिर है कौन? क्या हर वो इंसान जो राज्य में रहता है वो नागरिक है? क्या एक बच्चा नागरिक है? क्या एक बूढ़ा व्यक्ति जो अब काम नहीं कर सकता वो नागरिक है? या फिर नागरिक होने का कोई और मतलब है? अरस्तु के लिए नागरिकता का मतलब सिर्फ किसी जगह पर पैदा हो जाना नहीं था। उनके लिए एक सच्चा नागरिक होना एक बहुत अहम जिम्मेदारी थी। और वो जिम्मेदारी क्या थी? कौन था अरस्तु की नजर में एक आदर्श नागरिक? इस सवाल का जवाब ही हमें राजनीति के असली दिल तक ले जाएगा। और यही वो राज है जिसे हम अगले अध्याय में खोलेंगे कि आखिर एक अच्छे नागरिक की असली पहचान क्या है। अध्याय नंबर 3, कौन है सच्चा नागरिक? अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक क्या एक ही हैं? पिछले अध्याय में हमने घर और राज्य के बीच का विशाल अंतर समझा। हमने जाना कि राज्य को चलाना बालकों के खेल जैसा नहीं है, क्योंकि ये आजाद और बराबर के लोगों का समूह है। अरस्तु हमें बताते हैं कि ये जो आजाद और बराबर के लोग हैं, इन्हें ही नागरिक कहा जाता है। अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि ये नागरिक आखिर है कौन? आज के जमाने में तो ये बहुत आसान है। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं या आपके माता पिता भारतीय हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं। आपको एक पहचान पत्र मिलता है और आप नागरिक बन जाते हैं। लेकिन अरस्तु के लिए नागरिकता का अर्थ इतना सरल नहीं था। उनके लिए नागरिक होना एक बहुत सम्मान की बात थी, और उससे भी अधिक एक जिम्मेदारी की बात थी। अरस्तु नागरिक को परिभाषित करने के लिए पहले ये बताते हैं कि कौन नागरिक नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ किसी राज्य में रहने से कोई नागरिक नहीं बन जाता, क्योंकि किसी राज्य में तो विदेशी भी रहते हैं, मेहमान भी रहते हैं। तो सिर्फ निवास स्थान नागरिकता का सबूत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नागरिक नहीं माना जा सकता कि उसके पास कानूनी अधिकार हैं, जैसे कि वो किसी पर मुकदमा कर सकता है या कोई उस पर मुकदमा कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार तो संधियों के माध्यम से विदेशियों को भी मिल सकते हैं। तो फिर नागरिक है कौन? यहां अरस्तु अपनी असली और गहरी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं एक सच्चा नागरिक वो है जिसे न्याय करने और शासन में भाग लेने का अधिकार हो। इसे जरा ध्यान से समझिए। नागरिक होने का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इतनी समझ और काबिलियत होनी चाहिए कि आप राज्य के न्यायिक कामों में, जैसे कि जूरी का सदस्य बनना, और विधायी कामों में, जैसे कि संसद या सभा का सदस्य बनकर कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। ये एक बहुत अहम बात थी। इसका मतलब था कि अरस्तु के लिए नागरिकता एक निष्क्रिय वस्तु नहीं, अपितु एक सक्रिय भूमिका है। नागरिक वो नहीं जो सिर्फ सरकार के आदेशों का पालन करे, बल्कि वो है जो सरकार बनाने और चलाने में सक्रिय रूप से भाग ले। ये ऐसा है जैसे आप किसी क्रिकेट टीम के सिर्फ दर्शक ना हों, बल्कि आप खेलने वाले प्लेयर हों, जो खेल के नियमों को बनाने में और मैदान पर फैसले लेने में भी शामिल हों। अरस्तु का मानना था कि जो लोग सिर्फ अपने निजी कामों में लगे रहते हैं, जो सिर्फ पैसा कमाने या अपने परिवार को पालने में ही व्यस्त रहते हैं और राज्य के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते,
वो सही मायनों में नागरिक कहलाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वो राज्य से सब कुछ ले तो रहे हैं, सुरक्षा, सुविधा, अवसर, लेकिन राज्य को अपना समय और अपनी बुद्धि का योगदान नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ एक और बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, जिस पर अरस्तु ने बहुत गहराई से सोचा। सवाल था, क्या एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक होना एक ही बात है? सोचकर देखिए, एक अच्छा इंसान कौन होता है? शायद वो जो ईमानदार हो, दयालु हो, सच बोलता हो, दूसरों की मदद करता हो। ये गुण तो हर समाज और हर देश में अच्छे माने जाएंगे। लेकिन एक अच्छा नागरिक कौन होता है? एक अच्छा नागरिक वो होता है जो अपने देश के संविधान और कानूनों का पालन करे और उसकी भलाई के लिए काम करे। अब यहाँ एक उलझन है। मान लीजिए आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां तानाशाही है और वहां का कानून कहता है कि आपको अपने नेबर की जासूसी करनी है। एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको कानून का पालन करना होगा। लेकिन क्या ऐसा करना एक अच्छे इंसान की निशानी है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा इंसान होना और एक अच्छा नागरिक होना हमेशा एक ही बात नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के राज्य में रह रहे हैं। अरस्तु कहते हैं कि सिर्फ एक आदर्श राज्य में ही एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक एक हो सकते हैं, क्योंकि एक आदर्श राज्य का कानून हमेशा न्याय और नैतिकता पर आधारित होगा। वहां के कानून का पालन करना ही एक अच्छे इंसान का भी कर्तव्य होगा। लेकिन दूसरी तरह की सरकारों में, जैसे तानाशाही या भ्रष्ट लोकतंत्र में, एक अच्छे नागरिक को वो काम भी करने की आवश्यकता हो सकती है जो एक अच्छे इंसान के सिद्धांतों के खिलाफ हो। अरस्तु के लिए एक आदर्श नागरिक वो था जिसमें सैनिक की तरह आज्ञा मानने का गुण भी हो और एक शासक की तरह आज्ञा देने का विवेक भी। मतलब उसे ये पता होना चाहिए कि कब नियमों का पालन करना है और जब उसकी बारी आए तो अच्छे और न्यायपूर्ण नियम कैसे बनाने हैं। यह एक बहुत ही संतुलित विचार था। नागरिक को अंधभक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे विवेकशील और सक्रिय होना चाहिए। लेकिन अगर नागरिक ऐसे होंगे जो शासन में भाग लेंगे, तो फिर शासन के कितने रूप हो सकते हैं? क्या हर तरह की सरकार अच्छी होती है, या कुछ सरकारें ऐसी भी हैं जो नागरिकों को गुलाम बना देती हैं? अरस्तु ने दुनिया भर की सरकारों का अध्ययन किया और उन्हें अच्छे और बुरे की श्रेणियों में बांटा। वो कौन सी सरकारें थीं जिन्हें अरस्तु सबसे अच्छा मानते थे और कौन सी थीं जिन्हें वो सबसे खतरनाक? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे सरकारों के असली चेहरों के बारे में। अध्याय नंबर 4, अच्छे और बुरे राजा, सरकारों के असली चेहरे। पिछले अध्याय में हमने एक सच्चे नागरिक का मतलब समझा और ये जाना कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक होने में क्या फर्क है। अब जब हमारे पास नागरिक हैं जो राज्य के मामलों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, तो अगला सवाल ये आता है कि ये राज्य चलेगा कैसे, यानी सरकार का रूप क्या होगा। इसे ही संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अरस्तु सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने अपने समय के लगभग 158 अलग अलग शहरों और देशों के संविधानों का अध्ययन किया। जैसे एक डॉक्टर अलग अलग मरीजों की जांच करके बीमारी का पता लगाता है, वैसे ही अरस्तु ने अलग अलग सरकारों का विश्लेषण करके ये पता लगाया कि कौन सी सरकारें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं और क्यों। ये विश्लेषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। अरस्तु ने सरकारों को वर्गीकृत करने के लिए दो बहुत ही सरल और शानदार आधार बनाए। पहला आधार था शासन करने वालों की संख्या, यानी क्या देश को एक आदमी चला रहा है, कुछ लोग चला रहे हैं, या बहुत सारे लोग यानी सारी जनता मिलकर चला रही है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण आधार था शासन का उद्देश्य, यानी जो भी शासन कर रहा है, चाहे वो एक आदमी हो या अनेक, वो किसके भले के लिए काम कर रहा है। क्या वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जेब भरने के लिए शासन कर रहा है, या फिर वो पूरे समाज, पूरे राज्य की भलाई के लिए काम कर रहा है। इन दो आधारों पर अरस्तु ने सभी सरकारों को कुल 6 भागों में बांटा, 3 उत्तम शासन प्रणालियां और 3 उन्हीं की भ्रष्ट बुरी शासन प्रणालियां। चलिए पहले उत्तम शासन प्रणालियों की बात करते हैं। पहली उत्तम सरकार है राजतंत्र, यानी मोनार्की। ये वो शासन है जिसमें एक ही व्यक्ति, राजा, पूरे देश पर शासन करता है। लेकिन शर्त यह है कि वो राजा बहुत ही गुणी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो, और वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रजा की भलाई के लिए शासन करे। जैसे एक पिता अपने परिवार की देखभाल करता है, वैसे ही वो राजा अपनी प्रजा की देखभाल करे।
अरस्तु मानते थे कि अगर ऐसा एक गुणी व्यक्ति मिल जाए तो ये सबसे अच्छी सरकार हो सकती है, क्योंकि फैसले जल्दी होंगे और सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। दूसरी उत्तम सरकार है कुलीन तंत्र, यानी एरिस्टोक्रेसी। इसमें शासन एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होता है। ये कुछ लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो समाज में सबसे अधिक गुणी, शिक्षित और योग्य हैं। एरिस्टोक्रेसी का मतलब ही है सर्वश्रेष्ठ लोगों का शासन। ये लोग भी अपने निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के हित में काम करते हैं। और तीसरी उत्तम सरकार, जिसे अरस्तु काफी पसंद करते थे, वो है संवैधानिक गणतंत्र या पॉलिटी। इसमें शासन किसी एक या कुछ लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों यानी आम जनता के हाथ में होता है। लेकिन ये जनता कानून के दायरे में रहकर शासन करती है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों मिलकर एक ऐसा मध्यम मार्ग निकालते हैं जो सबके लिए अच्छा हो। इसमें सत्ता का दुरुपयोग होने की संभावना कम होती है, क्योंकि शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती। ये तो हुई तीन उत्तम सरकारें, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी। ये तीनों अच्छी इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों का उद्देश्य एक ही है, पूरे समाज का भला। लेकिन अरस्तु जानते थे कि इंसान की फितरत में लालच और स्वार्थ भी होता है, और जब ये स्वार्थ सत्ता पर हावी हो जाता है तो यही उत्तम सरकारें अपना रूप बदलकर भयानक और बुरी बन जाती हैं। यहीं से शुरू होता है असली खतरा। अरस्तु कहते हैं कि हर उत्तम सरकार का एक भ्रष्ट, एक विकृत रूप होता है। जैसे हर इंसान की एक परछाई होती है, वैसे ही हर उत्तम सरकार की एक बुरी परछाई होती है। और ये परछाइयां कौन सी हैं? ये उत्तम सरकारें कैसे अपने सबसे बुरे रूप में बदल जाती हैं। सोचिए, क्या होता है जब वो एक गुणी राजा, जो सबकी भलाई के लिए काम कर रहा था, स्वार्थी और अत्याचारी बन जाए। जब वो प्रजा को अपनी संतान नहीं, बल्कि अपना गुलाम समझने लगे, तब राजतंत्र अपना सबसे निकृष्ट स्वरूप ले लेता है। और क्या होता है जब वो कुछ गुणी और श्रेष्ठ लोग, जो समाज सेवा के लिए आए थे, सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लग जाएं और गरीबों का खून चूसने लगे? तब कुलीन तंत्र का सबसे घिनौना रूप सामने आता है। और सबसे अहम सवाल, क्या होता है जब आम जनता के हाथ में आई सत्ता कानून को ताक पर रखकर सिर्फ अपनी मनमानी करने लगे? जब लोकतंत्र जन समूह के शासन में बदल जाए। यही वो तीन भयानक चेहरे हैं सरकारों के, जिन्हें अरस्तु ने दुनिया के सामने उजागर किया। ये कौन से चेहरे हैं, और एक उत्तम सरकार कैसे फिसलकर इन बुरे रूपों में चली जाती है? इस गहरे और डरावने सच को हम जानेंगे अगले अध्याय में, जो आपको बताएगा कि सत्ता का नशा कैसे अच्छे अच्छों को भी भ्रष्ट कर देता है। अध्याय नंबर 5, सत्ता का जहर। कैसे अच्छी सरकारें बन जाती हैं बुरी। पिछले अध्याय में हमने अरस्तु की तीन आदर्श सरकारों के बारे में जाना, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी। ये वो सरकारें हैं जो सूरज की तरह हैं, जिनका लक्ष्य पूरे समाज को रोशनी देना, यानी सबका भला करना है। लेकिन हमने एक सवाल पर बात खत्म की थी, क्या होता है जब सत्ता का नशा सिर पर हावी हो जाता है? क्या होता है जब शासक सबके भले को भूलकर सिर्फ अपने भले के बारे में सोचने लगता है? यहीं से अरस्तु हमें सरकारों के अंधेरे पक्ष से मिलवाते हैं। वो कहते हैं कि हर उत्तम सरकार के भ्रष्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है, और जब ये सरकारें भ्रष्ट होती हैं तो वो अपने सबसे बुरे और विकृत रूप में सामने आती हैं। ये उत्तम सरकारों की परछाइयां हैं, उनके शैतानी रूप हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजतंत्र की। राजतंत्र यानी एक गुणी राजा का शासन। इसका भ्रष्ट स्वरूप है अत्याचारी शासन या तानाशाही यानी टायरनी। ये तब होता है जब वो एक राजा, जो पहले प्रजा का पिता समान था, अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को डराने, धमकाने और उनका शोषण करने के लिए करने लगता है। वो कानून को नहीं मानता, वो खुद को ही कानून समझने लगता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है अपनी सत्ता को किसी भी कीमत पर बनाए रखना, चाहे उसके लिए उसे कितने ही जुल्म क्यों न करने हो। प्रजा की खुशी से उसे कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ अपनी आज्ञा का पालन करवाना होता है। अरस्तु के लिए तानाशाही सबसे बुरी सरकारों में से एक थी, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में असीमित शक्ति होती है और वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। ये व्यक्तिगत शासन का सबसे भ्रष्ट रूप है। अब आते हैं दूसरी उत्तम सरकार, कुलीन तंत्र पर। कुलीन तंत्र यानी कुछ श्रेष्ठ और गुणी लोगों का शासन। इसका भ्रष्ट स्वरूप है गुटतंत्र या धनिक तंत्र यानी ओलिगार्की। ये तब होता है जब वो कुछ श्रेष्ठ लोग, जो अपनी योग्यता के कारण सत्ता में आए थे,
अब सिर्फ अपने वर्ग या अपने समूह के हितों की चिंता करने लगते हैं। वो अमीरों के लिए नीतियां बनाते हैं और गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ शासन योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि धन दौलत के आधार पर चलने लगता है। जिसके पास पैसा है उसी की चलती है। सरकार कुछ अमीर परिवारों की जागीर बनकर रह जाती है। वो देश को एक कंपनी की तरह चलाने लगते हैं, जिसका एकमात्र मकसद होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, चाहे आम जनता किसी भी हाल में जी रही हो। अरस्तु इसे भी एक बहुत बुरी सरकार मानते थे, क्योंकि ये समाज को दो हिस्सों में बांट देती है। एक बहुत अमीर छोटा सा वर्ग और एक बहुत विशाल गरीब जनता। और इन दोनों के बीच हमेशा तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। और अब आते हैं तीसरी और सबसे दिलचस्प सरकार पर, जिसे अरस्तु पॉलिटी कहते थे, यानी संवैधानिक गणतंत्र। इसका भ्रष्ट स्वरूप है लोकतंत्र या जनसमूह का शासन, यानी डेमोक्रेसी। अब आप आश्चर्यचकित हुए होंगे, हम तो आज लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानते हैं, फिर अरस्तु ने इसे एक बुरी सरकार का रूप क्यों कहा? यहां हमें यह समझना होगा कि अरस्तु जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो आज के लोकतंत्र जैसी नहीं है। उनके समय में डेमोक्रेसी का मतलब था गरीबों, अशिक्षित लोगों के जनसमूह का शासन, जो कानून की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी संख्या के बल पर फैसले लेती थी। ये वो शासन था जहां अमीर लोगों को सिर्फ इसलिए सताया जाता था क्योंकि वो अमीर हैं, जहां भावनाएं और नारे तर्क और विवेक पर हावी हो जाते थे। अरस्तु को भय था कि ऐसी डेमोक्रेसी में जनसमूह किसी भी योग्य और गुणी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए खत्म कर सकता है क्योंकि वो उनसे अलग है या अधिक लोकप्रिय है। यह कानून का शासन नहीं, बल्कि जनसमूह का शासन था। इसीलिए अरस्तु ने इसे पॉलिटी का भ्रष्ट स्वरूप माना। पॉलिटी में कानून सर्वोच्च होता है, जबकि इस जनसमूह के शासन में जनसमूह की इच्छा ही कानून बन जाती है। तो अब हमारे सामने सरकारों की पूरी तस्वीर साफ है। एक तरफ हैं तीन उत्तम सरकारें, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, पॉलिटी। दूसरी तरफ हैं इन्हीं की तीन बुरी परछाइयां, तानाशाही, गुटतंत्र और जनसमूह का शासन। उत्तम सरकारें वो हैं जो कानून का सम्मान करती हैं और पूरे समाज के हित में काम करती हैं। बुरी सरकारें वो हैं जो कानून को ताक पर रखती हैं और सिर्फ शासक वर्ग के स्वार्थ के लिए काम करती हैं। अरस्तु का ये विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सीख देता है। सरकार का नाम क्या है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि उसका चरित्र कैसा है। एक लोकतंत्र भी तानाशाही जैसा व्यवहार कर सकता है अगर वो कानून का सम्मान न करे। अब सवाल ये उठता है कि इन छह में से अरस्तु की नजर में वो कौन सी एक सरकार थी जो सबसे अच्छी और सबसे व्यावहारिक थी, जो न तो पूरी तरह अमीरों की हो न पूरी तरह गरीबों की। एक ऐसी सरकार जो स्थिरता और न्याय दोनों दे सके। अरस्तु ने एक ऐसी ही सरकार की कल्पना की थी और उसे एक नाम भी दिया था। वो क्या नाम था और क्यों अरस्तु उसे सबसे बेहतर मानते थे, इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले अध्याय में, जहां हम मिलेंगे अरस्तु की आदर्श शासन व्यवस्था से। अध्याय नंबर 6, सोने का मध्यम मार्ग, अरस्तु की सबसे पसंदीदा सरकार। पिछले अध्याय में हमने सरकारों के अच्छे और बुरे दोनों चेहरों को देखा। हमने राजतंत्र से लेकर तानाशाही और कुलीन तंत्र से लेकर जनसमूह के शासन तक का सफर तय किया। अब आपके मन में वही सवाल होगा जो अरस्तु के मन में था, तो फिर सर्वोत्तम शासन प्रणाली कौन सी है? अगर राजतंत्र तानाशाही में बदल सकता है और लोकतंत्र जनसमूह के शासन में, तो फिर एक देश को चलाने का सबसे सुरक्षित और सबसे स्थिर तरीका क्या है? यहां अरस्तु हमें किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं ले जाते। वो प्लेटो की तरह किसी दार्शनिक राजा की कल्पना नहीं देखते जो शायद कभी मिले ही ना। अरस्तु बहुत ही व्यावहारिक इंसान थे। वो एक ऐसी सरकार की तलाश में थे जो असल दुनिया में काम कर सके, जो टिकाऊ हो और जो अधिक से अधिक लोगों के लिए अच्छी हो। और उनकी इस खोज का जवाब था पॉलिटी, यानी संवैधानिक गणतंत्र। पॉलिटी क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो पॉलिटी ओलिगार्की, धनिक तंत्र, और डेमोक्रेसी, जनसमूह का शासन का एक मिश्रण है। ये एक ऐसा मिक्स है जिसमें दोनों की अच्छाइयों को ले लिया जाता है और दोनों की बुराइयों को त्याग दिया जाता है। इसे समझने के लिए सोचिए कि धनिक तंत्र किसका शासन है? अमीरों का। और जनसमूह का शासन किसका शासन है? गरीबों का। अब अरस्तु कहते हैं कि अगर सिर्फ अमीरों का शासन होगा तो वो गरीबों का शोषण करेंगे, और अगर सिर्फ गरीबों का शासन होगा तो वो अमीरों की संपत्ति छीनने की कोशिश करेंगे।
दोनों ही हालतों में देश में हमेशा एक मुकाबला, एक संघर्ष का माहौल बना रहेगा। देश कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। तो इसका हल क्या है? हल है मध्यम वर्ग। अरस्तु वो पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति में मध्यम वर्ग के महत्व को इतनी शिद्दत से पहचाना। अरस्तु कहते हैं कि एक स्वस्थ समाज और एक स्थिर सरकार का मुख्य स्तंभ उसका मध्यम वर्ग होता है। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग न तो बहुत अधिक अमीर होते हैं कि वो अहंकारी और सत्ता के भूखे हो जाएं, और न ही वो इतने गरीब होते हैं कि वो हमेशा ईर्ष्या और क्रांति की आग में जलते रहें। उनके पास इतना होता है कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, इसलिए वो व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वो कानून का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कानून ही उनकी संपत्ति और उनके जीवन की रक्षा करता है। वो तर्क और विवेक से सोचते हैं, भावनाओं में बहकर नहीं। वो अमीरों की तरह आलसी नहीं होते और गरीबों की तरह हताश भी नहीं होते। इसीलिए जिस देश में एक विशाल और मजबूत मध्यम वर्ग होता है, वो देश सबसे अधिक स्थिर और समृद्ध होता है। पॉलिटी असल में इसी मध्यम वर्ग का शासन है। पॉलिटी में सत्ता न तो कुछ अमीरों के हाथ में होती है, न ही बहुसंख्यक गरीबों के हाथ में, बल्कि ये उन मध्यम वर्गीय नागरिकों के हाथ में होती है जो देश के कानून के अनुसार शासन चलाते हैं। इसमें लोकतंत्र का ये सिद्धांत लिया जाता है कि शासन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, और धनिक तंत्र का ये सिद्धांत लिया जाता है कि कुछ पदों के लिए योग्यता और संपत्ति भी एक मानदंड हो। ये एक तरह का संतुलन है। अरस्तु एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी पद पर नियुक्ति करनी है। लोकतंत्र कहेगा कि किसी को भी चुन लो, लॉटरी निकाल लो। धनिक तंत्र कहेगा कि सिर्फ सबसे अमीर व्यक्ति को चुनो। लेकिन पॉलिटी कहेगी कि चुनाव में हिस्सा लेने का हक सबको है, लेकिन जो चुना जाएगा उसे कुछ न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनी होंगी। ये एक मध्यम मार्ग है। ये स्वतंत्रता और योग्यता के बीच का संतुलन है। अरस्तु का यह विचार आज भी कितना सच लगता है। आप दुनिया के सबसे स्थिर और सफल देशों को देखिए। आपको वहां एक विशाल और खुशहाल मध्यम वर्ग मिलेगा। और जिन देशों में बहुत अधिक अमीर और गरीब के बीच की खाई है, वहां आपको हमेशा अस्थिरता, अपराध और क्रांतियां देखने को मिलेंगी। अरस्तु हमें यह सिखा रहे थे कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमें अतिवादी विचारों से दूर रहना होगा। न तो कट्टर पूंजीवाद अच्छा है, न ही कट्टर साम्यवाद। रास्ता बीच में से ही निकलता है। पॉलिटी वही सुनहरा मध्यम मार्ग है। ये व्यावहारिक है, ये स्थिर है और ये न्यायपूर्ण है, क्योंकि ये किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि कानून का शासन स्थापित करती है। इसे ही रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जो किसी भी अच्छे लोकतंत्र की पहली शर्त है। लेकिन क्या ये मध्यम मार्ग हमेशा सुरक्षित रहता है? क्या होता है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी हो जाए कि मध्यम वर्ग ही खत्म होने लगे? तब सरकारों का तख्ता पलट होता है, क्रांतियां होती हैं। क्यों होती हैं ये क्रांतियां? और एक शासक कैसे इन क्रांतियों को होने से रोक सकता है? अरस्तु ने सिर्फ बीमारी ही नहीं बताई, उसका इलाज भी बताया। और यही वो इलाज है जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में, जो आपको सिखाएगा कि एक देश को टूटने से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अध्याय नंबर 7, क्रांतियों की आग। क्यों परिवर्तित होते हैं तख्ते और कैसे रोकें बगावत? पिछले अध्याय में हमने अरस्तु की पसंदीदा सरकार पॉलिटी के बारे में जाना, जो मध्यम वर्ग पर आधारित एक स्थिर और न्यायपूर्ण व्यवस्था है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती। समय समय पर क्रांतियां होती हैं, सत्ताएं परिवर्तित होती हैं और कई बार तो पूरे के पूरे देश ही बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं? अरस्तु ने इस सवाल पर बहुत गहराई से विचार किया। वो एक डॉक्टर की तरह थे, जो सिर्फ ये नहीं देखता कि मरीज को बुखार है, बल्कि ये जानने की कोशिश करता है कि बुखार का असली कारण क्या है। इसी तरह अरस्तु ने क्रांतियों के मूल कारणों को समझने की कोशिश की, ताकि उन्हें होने से रोका जा सके। अरस्तु कहते हैं कि हर क्रांति के पीछे सबसे अहम और सबसे गहरा कारण होता है असमानता। जब समाज के एक विशाल हिस्से को यह लगने लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, कि उन्हें वो सम्मान या वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, तब उनके दिलों में क्रांति का बीज आ जाता है। यह असमानता दो तरह की हो सकती है। एक, जब बराबर के लोगों के साथ गैर बराबरी का बर्ताव किया जाए, और दूसरी, जब गैर बराबर लोगों को बराबर मान लिया जाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में दो लोग बराबर मेहनत और काबिलियत से काम करते हैं,
लेकिन एक को प्रमोशन मिलता है और दूसरे को नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो बॉस का रिश्तेदार है। ये पहली तरह की असमानता है जो गुस्सा पैदा करेगी। अब दूसरी स्थिति सोचिए, एक टीम में एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और दूसरा कोई काम नहीं करता, लेकिन साल के अंत में दोनों को बराबर बोनस मिलता है। ये दूसरी तरह की असमानता है जो मेहनती व्यक्ति को हताश कर देगी। अरस्तु कहते हैं कि समाज में जब इस तरह का अन्याय फैलता है तो लोग व्यवस्था को बदलने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये तो हुआ मूल कारण, लेकिन इसके अलावा भी कई तात्कालिक कारण होते हैं जो इस आग में घी डालने का काम करते हैं। जैसे शासकों का अहंकार और लालच। जब नेता लोग सिर्फ अपनी जेब भरने में लग जाते हैं और जनता की परवाह नहीं करते, तो लोगों का गुस्सा तीव्र हो जाता है। कभी कभी किसी को बहुत अधिक सम्मान या शक्ति मिल जाती है, जिससे दूसरे लोग जलने लगते हैं और उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। कभी कभी समाज में विदेशी लोगों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि स्थानीय लोगों को अपनी पहचान और संस्कृति का खतरा महसूस होने लगता है। भय, नफरत, अपमान, ये सब वो चिंगारियां हैं जो क्रांति की विशाल आग लगा सकती हैं। अरस्तु ये भी बताते हैं कि अलग अलग सरकारों में क्रांति के कारण भी अलग अलग होते हैं। जैसे धनिक तंत्र में क्रांति तब होती है जब गरीब लोग अमीरों के अत्याचार से तंग आ जाते हैं। लोकतंत्र जनसमूह का शासन में क्रांति तब होती है जब अमीर लोग गरीबों के फैसलों से अपनी संपत्ति को खतरे में महसूस करते हैं। राजतंत्र में क्रांति अक्सर राजा के परिवार के अंदर ही होती है, सत्ता के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तो इन क्रांतियों को रोका कैसे जाए? अरस्तु सिर्फ समस्या बताकर नहीं रहते, वो उसका समाधान भी देते हैं। वो शासकों को सलाह देते हैं कि अगर अपनी सत्ता सुरक्षित रखनी है और देश को स्थिर रखना है तो क्या करना चाहिए। उनकी पहली और सबसे अहम सलाह है, कानून का शासन स्थापित करो। शासक को खुद को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए। उसे छोटे छोटे कानूनों की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी विशाल कानूनों की, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि छोटे छोटे नियम तोड़े जा रहे हैं तो उनका पूरी व्यवस्था से ही भरोसा उठ जाता है। दूसरी सलाह है, अपनी प्रजा के साथ धोखा मत करो। उन्हें झूठे वादे और झूठे आंकड़े मत दिखाओ। सरकार को पारदर्शी होना चाहिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, देश में समानता का भाव पैदा करो। अरस्तु कहते हैं कि शासक को जानबूझकर अमीरों और गरीबों दोनों को एक साथ लाना चाहिए। उन्हें मिलकर काम करने के मौके देने चाहिए और सबसे जरूरी, मध्यम वर्ग को हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग ही वो गोंद है जो समाज को एक साथ रखता है। अरस्तु शासकों को यह भी चेतावनी देते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति को बहुत अधिक शक्तिशाली न बनने दें। शक्ति को हमेशा बांटकर रखना चाहिए और अपनी प्रजा के दिलों में देश के लिए प्यार और संविधान के लिए सम्मान पैदा करना चाहिए। ये काम डंडे से नहीं बल्कि शिक्षा और अच्छे व्यवहार से होता है। एक शासक को हमेशा अपनी प्रजा के बीच रहना चाहिए, उनकी तकलीफों को समझना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि वो भी उन्हीं में से एक है। उसे सादा जीवन जीना चाहिए ताकि लोग उससे लगाव महसूस कर सकें। अरस्तु की ये सलाहें आज के नेताओं के लिए एक गाइडबुक की तरह हैं। वो हमें सिखाते हैं कि क्रांति को तोप और तलवार से नहीं, बल्कि न्याय, समानता और अच्छे शासन से रोका जा सकता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि एक देश को टूटने से कैसे सुरक्षित रखना है, लेकिन अगर हमें एक बिल्कुल नया, एक आदर्श राज्य बनाना हो तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? उसकी जमीन कैसी होगी? उसमें कितने लोग होने चाहिए? उसका चरित्र कैसा होना चाहिए? अरस्तु ने सिर्फ मौजूदा सरकारों का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि एक आदर्श राज्य की कल्पना भी की। वो कल्पना क्या थी? एक आदर्श राज्य की नींव कैसे रखी जाती है? इस रोमांचक सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, एक आदर्श राज्य का सपना। कैसा हो देश, कैसे हों लोग? अब तक हमने राजनीति की उलझी हुई गलियों को समझा। हमने जाना कि नागरिक कौन है, सरकारें कितने तरह की होती हैं और क्रांतियां क्यों होती हैं। अब अरस्तु हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां हम इन सब समस्याओं से ऊपर उठकर एक आदर्श राज्य की कल्पना करेंगे। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ टिकाऊ ही ना हो, बल्कि जहां के नागरिक सच में खुश और समृद्ध हों। यह अरस्तु का सपना था। एक ऐसा सपना जो हर उस इंसान का है जो अपने देश से प्यार करता है। तो चलिए देखते हैं कि अरस्तु के इस सपने वाले देश की नींव किन पत्थरों पर रखी गई थी। एक आदर्श राज्य बनाने के लिए सबसे पहले किन चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहली जरूरत है जनसंख्या। अरस्तु कहते हैं कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या
न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम। अगर जनसंख्या बहुत कम होगी तो राज्य आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। उसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने और अपनी सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त लोग ही नहीं होंगे। और अगर जनसंख्या बहुत अधिक हो गई, जैसा कि विशाल विशाल देशों में होता है, तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहां अव्यवस्था फैलेगी, एक दूसरे से जान पहचान खत्म हो जाएगी और शासक के लिए हर नागरिक तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। अरस्तु के लिए आदर्श जनसंख्या उतनी थी जिसे आसानी से एक जगह इकट्ठा करके संबोधित किया जा सके और जहां लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हों। मानना था कि जब लोग एक दूसरे को जानेंगे तभी उनके बीच दोस्ती और एकता की भावना पैदा होगी, जो किसी भी राज्य की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है भूभाग यानी टेरिटरी। राज्य की जमीन कैसी होनी चाहिए? अरस्तु यहां भी मध्यम मार्ग अपनाते हैं। वो कहते हैं कि जमीन इतनी विशाल तो होनी ही चाहिए कि वो अपने सभी नागरिकों का पेट भर सके और उन्हें एक अच्छा जीवन दे सके। मतलब राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसे अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। साथ ही राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसकी रक्षा करना आसान हो, जैसे उसके चारों तरफ पर्वत या समुद्र हों ताकि दुश्मन आसानी से हमला न कर सकें। अरस्तु ये भी कहते हैं कि आदर्श राज्य में एक बंदरगाह भी होना चाहिए ताकि वो दूसरे देशों से व्यापार कर सके और जरूरत होने पर नौसेना का इस्तेमाल भी कर सके। लेकिन वो इस बात की भी चेतावनी देते हैं कि बाहरी दुनिया से बहुत अधिक संपर्क भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे राज्य में विदेशी और बुरी आदतें आ सकती हैं। यहां भी संतुलन की बात है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है नागरिकों का चरित्र। देश की जमीन कितनी भी उपजाऊ हो और जनसंख्या कितनी भी सही हो, लेकिन अगर वहां के लोग ही अच्छे नहीं होंगे तो वो देश कभी महान नहीं बन सकता। तो एक आदर्श राज्य के नागरिकों में क्या गुण होने चाहिए? अरस्तु कहते हैं कि नागरिकों में दो तरह के गुणों का मिश्रण होना चाहिए। उनमें उत्तरी यूरोप के लोगों जैसी हिम्मत और बहादुरी होनी चाहिए ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सकें, लेकिन साथ ही उनमें एशिया के लोगों जैसी बुद्धि और कलात्मकता भी होनी चाहिए ताकि वो एक शांतिपूर्ण और सुसंस्कृत जीवन जी सकें। अरस्तु का मानना था कि उनके अपने देश यूनान ग्रीस के लोगों में इन दोनों गुणों का सबसे अच्छा मिश्रण है। वो मानते थे कि एक आदर्श नागरिक को बहादुर होने के साथ साथ विचारशील भी होना चाहिए, उसे मुकाबला करना भी आना चाहिए और शांति से जीना भी आना चाहिए। इन तीन आधारशिलाओं, सही जनसंख्या, सही भूभाग और सही चरित्र वाले नागरिक, पर अरस्तु अपने आदर्श राज्य की इमारत स्थापित करते हैं। इस राज्य में काम का भी बंटवारा होगा। कुछ लोग किसान होंगे जो अनाज उगाएंगे, कुछ कारीगर होंगे जो सामान बनाएंगे, कुछ सैनिक होंगे जो देश की रक्षा करेंगे, कुछ व्यापारी होंगे और कुछ पुजारी होंगे जो धार्मिक कार्य करेंगे। लेकिन शासन करने का और न्याय करने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही होगा। और ये नागरिक कौन होंगे? ये वो लोग होंगे जिनके पास जमीन होगी और जिन्हें युद्ध और शासन दोनों का अनुभव होगा। अरस्तु का मानना था कि जो लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके पास सोचने, विचारने और राज्य के मामलों में हिस्सा लेने का समय और ऊर्जा नहीं होती। ये विचार आज हमें गलत लग सकता है, लेकिन ये उनके समय की सामाजिक संरचना को दर्शाता है। तो अब राज्य की नींव तो रख दी गई है, लेकिन इस नींव पर जो इमारत बनेगी, यानी जो नागरिक तैयार होंगे, उन्हें अच्छा और गुणी कैसे बनाया जाएगा? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे राज्य अपने बालकों को आरंभ से ही एक आदर्श नागरिक बनने का प्रशिक्षण दे सके? जी हां, अरस्तु के पास इसका भी जवाब था, और वो जवाब था शिक्षा। एक आदर्श राज्य की शिक्षा प्रणाली कैसी होगी, ये जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, जैसी शिक्षा वैसा देश। एक आदर्श नागरिक कैसे बनाएं? पिछले अध्याय में हमने एक आदर्श राज्य की नींव रखी, उसकी जनसंख्या, जमीन और नागरिकों के चरित्र के बारे में जाना। लेकिन एक अच्छी नींव ही काफी नहीं होती, उस पर एक मजबूत और सुंदर इमारत भी बनानी होती है। एक राज्य के लिए ये इमारत उसके नागरिक होते हैं, और नागरिकों को अच्छा, गुणी और जिम्मेदार बनाने का सबसे शक्तिशाली औजार क्या है? वो है शिक्षा। अरस्तु का मानना था कि किसी भी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने बालकों को कैसी शिक्षा देता है। उनके लिए शिक्षा कोई निजी मामला नहीं था जिसे माता पिता जैसे चाहे वैसे दें। नहीं, शिक्षा राज्य की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक थी, क्योंकि जैसी शिक्षा होगी वैसे ही नागरिक बनेंगे, और जैसे नागरिक होंगे वैसा ही देश बनेगा।
अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना या पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का असली उद्देश्य है एक इंसान का सर्वांगीण विकास करना, उसके शरीर का भी और उसकी चेतना का भी। शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार करना। और ये अच्छा जीवन क्या है? ये वो जीवन है जिसमें इंसान अपने विवेक का सही इस्तेमाल करे, जिसमें वो खुशी और सद्गुण दोनों को हासिल कर सके। इसीलिए अरस्तु ने एक बहुत ही व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का खाका खींचा, जो हर बच्चे को जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक दी जानी थी। और ये शिक्षा सबके लिए एक जैसी और अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि पूरे देश में एक ही तरह के मूल्य और संस्कार विकसित हों। अरस्तु की शिक्षा प्रणाली 3 चरणों में बंटी हुई थी। पहला चरण जन्म से लेकर 7 साल की उम्र तक। इस दौरान बच्चे को कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं करवाना है। ये समय है उसके शरीर को सशक्त बनाने का, उसे अच्छा पौष्टिक भोजन देना, खेल कूद करवाना और उसे कठोर मौसम सहने की आदत डालना। अरस्तु का मानना था कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रह सकता है। इस दौरान बालकों को बुरी कहानियों और बुरी संगत से भी दूर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में उनका मन एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर जो लिख दो वो छप जाता है। दूसरा चरण 7 साल से 14 साल की उम्र तक। अब शरीर के साथ साथ मन के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस उम्र में बालकों को मुख्य रूप से 4 विषय सिखाए जाने थे। पहला, अध्ययन, लिखन और गणित, ताकि वो रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें सीख सकें। दूसरा, जिम्नास्टिक या शारीरिक व्यायाम। ये सिर्फ शरीर को सशक्त बनाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे में अनुशासन, साहस और टीम भावना पैदा करने के लिए भी जरूरी था। तीसरा विषय था चित्रकला या ड्राइंग। ये इसलिए ताकि बालकों में सुंदरता को परखने और सराहने की समझ पैदा हो। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विषय था संगीत। अरस्तु संगीत को मनोरंजन से कहीं अधिक मानते थे। उनका मानना था कि संगीत में हमारी भावनाओं को सीधे प्रभावित करने की शक्ति होती है। अलग अलग तरह का संगीत हमारे अंदर अलग अलग तरह के भाव, जैसे शांति, वीरता या करुणा पैदा कर सकता है। इसलिए बालकों को अच्छा और नैतिक संगीत सिखाना चाहिए, ताकि उनकी चेतना का विकास हो और उनका चरित्र मजबूत बने। तीसरा और अंतिम चरण 14 साल से 21 साल की उम्र तक। ये उच्च शिक्षा का समय था। अब जब शरीर और चरित्र की नींव मजबूत हो चुकी है, तब बालकों को अधिक गंभीर और बौद्धिक विषयों की शिक्षा दी जाएगी। इसमें साहित्य, इतिहास, दर्शन, राजनीति और विज्ञान जैसे विषय शामिल होंगे। इस शिक्षा का उद्देश्य होगा उनमें तर्क करने, सही गलत का फैसला करने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की क्षमता विकसित करना। ये वो शिक्षा है जो उन्हें भविष्य में एक अच्छे शासक, एक अच्छे सैनिक और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करेगी। अरस्तु का मानना था कि शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण काम है व्यक्ति को खाली समय का सही उपयोग करना सिखाना। उनका कहना था कि काम तो जानवर भी करते हैं, लेकिन इंसान की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने फुर्सत के पलों का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या वो उसे सिर्फ आलस में गंवा देता है, या फिर वो उस समय का उपयोग ज्ञान प्राप्त करने, कला का आनंद लेने और अपनी चेतना को उन्नत करने में करता है। एक अच्छी शिक्षा हमें यही सिखाती है। तो अब हमारे पास एक आदर्श राज्य है और उस राज्य के लिए एक आदर्श शिक्षा प्रणाली भी है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। एक राज्य को सिर्फ कानून और शिक्षा ही नहीं, एक सूत्र में बांधती एक और चीज है जो अदृश्य धागे की तरह पूरे समाज को बांध कर रखती है। वो क्या है? वो है न्याय और दोस्ती का रिश्ता। इस आखिरी और सबसे खूबसूरत पहेली को हम सुलझाएंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 10, न्याय की तराजू और दोस्ती का धागा। एक देश को क्या एक सूत्र में बांधता है? हम अपनी इस यात्रा के लगभग अंत में आ पहुंचे हैं। हमने अरस्तु के साथ मिलकर एक आदर्श राज्य की नींव रखी, उसकी दीवारों को शिक्षा से मजबूत किया और अब हम उसकी छत डालने जा रहे हैं। ये छत 2 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। पहला है न्याय और दूसरा है दोस्ती। अरस्तु का मानना था कि कोई भी राज्य तब तक सही मायनों में एक नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिकों को यह विश्वास न हो कि उनके साथ न्याय होगा, और जब तक उनके बीच आपसी स्नेह और सौहार्द का रिश्ता न हो। ये दोनों चीजें एक गोंद की तरह हैं जो अलग अलग लोगों को एक साथ लाकर एक राष्ट्र बनाती हैं। चलिए पहले न्याय की बात करते हैं। न्याय क्या है? अरस्तु कहते हैं कि न्याय का मतलब है हर किसी को वो देना जिसका वो हकदार है।
न किसी को उसके हक से अधिक, न किसी को उसके हक से कम। लेकिन ये हक तय कैसे होगा? यहां अरस्तु न्याय के दो प्रकार बताते हैं, जो आज भी कानून की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका संबंध राज्य द्वारा सम्मान, पद और धन जैसी चीजों के बंटवारे से है। अरस्तु कहते हैं कि यह बंटवारा सबके साथ बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति की योग्यता और उसके योगदान के अनुपात में होना चाहिए। जैसे एक सेना में सेनापति को एक आम सैनिक से अधिक सम्मान और वेतन मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी और योग्यता अधिक है। अगर दोनों को बराबर माना जाएगा तो यह अन्याय होगा। तो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है बराबर के लोगों के साथ बराबर का व्यवहार और गैर बराबर लोगों के साथ गैर बराबर का व्यवहार, उनकी योग्यता के अनुसार। दूसरा है सुधारात्मक न्याय, करेक्टिव जस्टिस। इसका संबंध तब उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ कुछ गलत करता है, जैसे चोरी, धोखाधड़ी या हिंसा। यहां पर कानून का काम यह देखना नहीं है कि कौन अमीर है और कौन गरीब, कौन योग्य है और कौन अयोग्य। यहां कानून की नजर में सब बराबर हैं। कानून का काम सिर्फ ये है कि जिसने गलत किया है उसे सजा दे और जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। ये न्याय का वो तराजू है जिसके दोनों पलड़े हमेशा बराबर रहते हैं। इसका मकसद समाज में खराब हुए संतुलन को फिर से ठीक करना है। तो एक आदर्श राज्य में इन दोनों तरह के न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी योग्यता का सम्मान होगा, और अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो कानून उनकी रक्षा करेगा। यही विश्वास लोगों को राज्य और उसके कानूनों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कानून और न्याय चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हों, वो लोगों को सिर्फ बाहर से नियंत्रित कर सकते हैं। लोगों के दिलों को एक साथ लाने का काम कौन करेगा? यहां अरस्तु अपना सबसे खूबसूरत विचार सामने रखते हैं, और वो है दोस्ती या फिलिया। अरस्तु के लिए दोस्ती सिर्फ दो लोगों के बीच का निजी रिश्ता नहीं थी, ये एक राजनीतिक गुण था। उनका मानना था कि दोस्ती ही वो सीमेंट है जो एक राज्य को बिखरने से बचाता है। जब नागरिकों के बीच आपसी स्नेह, सम्मान और एक दूसरे की भलाई की भावना होती है, तो उन्हें न्याय और कानून की जरूरत ही कम होती है। लोग खुद ही एक दूसरे के साथ सही व्यवहार करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि दोस्ती तीन तरह की होती है। पहली, जो फायदे पर आधारित हो, जैसे दो व्यापारियों की दोस्ती। ये तब तक ही चलती है जब तक दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। दूसरी, जो आनंद या मजे पर आधारित हो, जैसे दो युवाओं की दोस्ती जो साथ घूमते फिरते हैं। ये दोस्ती भी तब तक ही रहती है जब तक मजा आ रहा हो। लेकिन तीसरी और सबसे सच्ची दोस्ती वो है जो एक दूसरे के गुणों पर, एक दूसरे की अच्छाई पर आधारित होती है। इसमें दोस्त एक दूसरे का भला चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे कोई फायदा होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि एक राज्य को इसी तीसरी तरह की दोस्ती की जरूरत है। नागरिकों के बीच एक सिविक फ्रेंडशिप यानी नागरिक मित्रता होनी चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वो सब एक ही नाव में सवार हैं, और अगर नाव डूबेगी तो सब साथ डूबेंगे, और अगर किनारे लगेगी तो सब साथ लगेंगे। ये हम की भावना ही दोस्ती है। जब लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे समाज के भले के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो राज्य दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे खुशहाल राज्य बन जाता है। अब हम अरस्तु के विचारों के शिखर पर पहुंच चुके हैं। हमने एक आदर्श राज्य के हर पहलू को समझ लिया है। लेकिन सवाल यह है कि 2500 साल पुराने इन विचारों का आज के इस आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरे युग में क्या महत्व है? क्या अरस्तु आज भी प्रासंगिक हैं? इस अंतिम सवाल के जवाब के साथ हम इस ऑडियो बुक का समापन करेंगे। निष्कर्ष, अरस्तु के चश्मे से आज की दुनिया। दोस्तों, हमने अरस्तु की पॉलिटिक्स की दुनिया में एक लंबा और गहरा सफर तय किया है। हमने इंसान को एक राजनीतिक जानवर के रूप में समझा, घर और राज्य के फर्क को जाना, एक सच्चे नागरिक की पहचान की और अच्छी बुरी सरकारों के चेहरों को बेनकाब किया। हमने क्रांतियों के कारणों को खोजा और एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसे शिक्षा, न्याय और दोस्ती के धागों से बनाया गया था। अब जब हम इस यात्रा के अंत में हैं, तो ये सोचना लाजिमी है कि इन सब बातों का आज क्या मतलब है। क्या 2500 साल पुरानी ये बातें आज की हमारी उलझी हुई राजनीतिक समस्याओं का कोई हल दे सकती हैं? मेरा यकीन मानिए, इसका जवाब है हाँ,
और वो भी एक बहुत अहम हाँ। अरस्तु आज भी उतने ही, बल्कि शायद पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। अरस्तु हमें सबसे पहली और अहम सीख ये देते हैं कि राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है जिसे हमें गालियां देकर उससे दूर भागना चाहिए। राजनीति का असली मकसद, जैसा कि अरस्तु ने बताया था, एक अच्छा जीवन बनाना है। ये एक सामूहिक प्रयास है, एक बेहतर, न्यायपूर्ण और खुशहाल समाज बनाने का। जब हम वोट देने जाते हैं, जब हम किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं, या जब हम सिर्फ अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम सब राजनीति का ही हिस्सा बन रहे होते हैं। अरस्तु हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छा नागरिक होना सिर्फ अधिकारों की मांग करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाना भी है। आज के दौर में जहां लोग अक्सर सिस्टम को कोसते हैं, अरस्तु हमें खुद सिस्टम का एक सक्रिय और जिम्मेदार हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके लिए एक अच्छे नागरिक का क्या मतलब है। अरस्तु का सरकारों का वर्गीकरण आज भी हमें दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में मदद करता है। जब हम किसी देश में एक तानाशाह को देखते हैं, तो हमें अरस्तु की टायरनी याद आती है। जब हम देखते हैं कि कैसे कुछ अमीर कॉरपोरेशन ही पूरी सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं, तो हमें ओलिगार्की का सिद्धांत समझ में आता है। और जब हम देखते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर जन समूह बिना सोचे समझे किसी को हीरो या विलेन बना देती है, तो हमें अरस्तु के जनसमूह के शासन के खतरे का एहसास होता है। अरस्तु हमें सिखाते हैं कि किसी भी सरकार की असली पहचान उसके नाम लोकतंत्र, साम्यवाद में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होती है। क्या वो कानून का राज मानती है? क्या वो पूरे समाज के भले के लिए काम कर रही है? यही वो सवाल हैं जो हमें अपनी सरकारों से पूछने चाहिए। अरस्तु का मध्यम वर्ग पर जोर देना आज की दुनिया के लिए एक बहुत अहम चेतावनी है। आज जब हम पूरी दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई को अधिक होते हुए देख रहे हैं, तो अरस्तु हमें याद दिला रहे हैं कि ये किसी भी देश की स्थिरता के लिए सबसे विशाल खतरा है। एक स्वस्थ और मजबूत मध्यम वर्ग ही लोकतंत्र की गारंटी है। उनकी ये बात आज के अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के लिए एक सबक है कि विकास का मतलब सिर्फ कुछ लोगों का अमीर होना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लोगों का गरीबी से निकलकर एक सम्मानजनक जीवन जीना है। और अंत में न्याय और दोस्ती पर उनके विचार। आज जब समाज धर्म, जाति और विचारधारा के नाम पर बंटा हुआ है, अरस्तु हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी देश सिर्फ कानूनों से नहीं चल सकता। उसे एक सूत्र में बांधने के लिए आपसी सम्मान और दोस्ती की जरूरत होती है। एक दूसरे के नजरिए को समझने की, एक दूसरे की भलाई चाहने की भावना के बिना हम सिर्फ एक जनसमूह बनकर रह जाएंगे, एक राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अरस्तु की पॉलिटिक्स सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है। ये एक आईना है जिसमें हम अपने आज के समाज को देख सकते हैं। ये एक नक्शा है जो हमें एक बेहतर भविष्य की राह दिखा सकता है। ये हमें सिखाती है कि राजनीति का असली मकसद सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि एक सद्गुणी और खुशहाल समाज का निर्माण है। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसकी शुरुआत हम में से हर एक को एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनकर करनी होगी। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि ये एक लंबी और गहरी ऑडियो बुक थी, और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर ज्ञान की सच्ची प्यास है। हमें उम्मीद है कि अरस्तु के इन शक्तिशाली विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपको एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ये हमें बहुत प्रेरणा देता है। आपको इस पूरी ऑडियो बुक में सबसे अच्छी बात क्या लगी? अरस्तु का कौन सा विचार आपके दिल को छू गया? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके विचार सीखना अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस ना करें। इस ज्ञान के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।